पिछला क्लास में हम पंचायती राज पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ अनुच्छेद पढ़ लिए थे। अनुच्छेद नंबर 243 में हमने पढ़ा था परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 243A इसमें हमने पढ़ा था ग्राम सभा। और अनुच्छेद नंबर 243B में हमने पढ़ा था पंचायतों का गठन। और अनुच्छेद नंबर 243C में पढ़ा था पंचायतों की संरचना। ठीक है, इसी प्रकार भाग 9 का भी साथ में पढ़ रहे थे और उसके तहत हमने अनुच्छेद नंबर 243B में क्या पढ़ा था? परिभाषा। अनुच्छेद नंबर 243 में हमने पढ़ा था निकायों का गठन। और अनुच्छेद नंबर 243 आर में हमने पढ़ा था निकायों की संरचना। निकायों की संरचना। और अनुच्छेद नंबर 243 एस में है वार्ड समितियों का गठन। वार्ड समितियों का गठन। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद का हमको पढ़ना है। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर 243D, अनुच्छेद नंबर 243D इसमें है आरक्षण। इसी प्रकार भाग 9 का स्थानीय स्वशासन के लिए अनुच्छेद नंबर 243D में है क्या? आरक्षण। ठीक है, अब आरक्षण के बारे में क्या कहा गया है? तो पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन दोनों में आरक्षण जो है स्थान का और पद का होता है। मतलब आरक्षण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, स्थान का आरक्षण और पद का आरक्षण। संविधान में लिखा गया है कि SC, ST और महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य है। ST, SC और महिलाओं को पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन में आरक्षण देना क्या होगा? अनिवार्य होगा। और महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए, ऐसा कहाँ लिखा है? संविधान। ST, SC और महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है। और संविधान के अनुसार महिलाओं का पंचायती राज में कितना आरक्षण होना चाहिए? 1/3 आरक्षण होना चाहिए। लेकिन पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन जो है ये किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। यानी राज्य सरकार आरक्षण के लिए क्या बना सकती है? नियम बना सकती है। अच्छा, और ओबीसी के लिए संविधान में कहा गया है कि ओबीसी को आरक्षण देना या ना देना इसका काम होगा राज्य के विधानमंडल का काम है ना। राज्य का विधानमंडल तय करेगा कि ओबीसी को आरक्षण देना है क्या नहीं। क्लियर है? तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो अधिनियम चलता है वो है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। क्लियर है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। अब बहुत से लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर छत्तीसगढ़ बना ही 2001 में, तो नियम 1993 कैसे? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ बनने से पहले हम किस राज्य के हिस्से थे? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में चलता था मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993। ठीक है, तो जब छत्तीसगढ़ बनना है ना, तो उससे पहले 7 जून 2001 को क्या किया गया? इस अधिनियम में बदलाव किया गया, जिसको अनुकूलन आदेश कहा गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 था। इसी के तहत पूरे मध्य प्रदेश में, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ भी शामिल था, पंचायती राज चलता था उसी के तहत। अब नया राज्य बनना है क्या? छत्तीसगढ़। तो इस मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में बदलाव किया गया है ना। और बदलाव को क्या कहा गया? आदेश। क्या कहा गया? अनुकूलन आदेश कहा गया। जो बदलाव किया गया उसको क्या कहा गया? अनुकूलन आदेश। अनुकूलन आदेश। ठीक है, अनुकूलन आदेश है ना। ये 7 जून 2001 को किया गया। और इसको बदलाव क्या किया गया? इस अधिनियम में जितने जगह मध्य प्रदेश लिखा उसमें सफेदा लगाया गया, उसके जगह क्या लिख दिया गया? छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम बदलाव करने के बाद क्या बन गया? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम, जिसको अनुकूलन आदेश कहा गया। ये 7 जून 2001 को बदलाव किया गया और 1 नवंबर सन 2001 को जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, उसी समय इसको छत्तीसगढ़ में क्या कर दिया गया? लागू। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ में कौन सा नियम चलकर बोलेगा पंचायती राज का?
तो अधिनियम 1993। इस अधिनियम में 15 अध्याय, 4 अनुसूची और 132 अनुच्छेद, सॉरी धाराएं, 132 धाराएं। क्लियर है? तो संविधान में पंचायती राज कैसे होगा वो बताया। उसके बाद हर राज्य अपना अधिनियम जारी करता है कि पंचायती राज का संचालन कैसे होगा। तो हमारे छत्तीसगढ़ में पंचायती राज के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है ना, जिसमें 15 अध्याय, 4 अनुसूची और 132 धाराएं हैं। और इस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी को भी क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। जहां संविधान में लिखा है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण मिलना चाहिए, वहीं इस अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ सरकार जो है महिलाओं को 50% यानी कि 1/2 क्या देता है, आरक्षण देता है। 1/2 क्या देता है, आरक्षण। यानी कि किसी ग्राम पंचायत में मान लो 10 वार्ड है, किसी ग्राम पंचायत में 10 वार्ड है, तो 10 वार्ड में कितने 10 पंच होंगे, तो 10 पंच में से 5 पंच क्या होंगे, महिलाओं। ऐसा छत्तीसगढ़ में क्या है, महिलाओं के लिए आरक्षण है। ये इंपॉर्टेंट है, महिलाओं के लिए आरक्षण पूछा जाता है। संविधान में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण बोला गया है, 1/3। छत्तीसगढ़ में कितना आरक्षण है, 1/2 या 50% आरक्षण है। एसटी एससी में स्थान आरक्षण या पद आरक्षण जो है वो किस आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर होता है ना। जिस पंचायत में मान लो कोई भी एसटी निवासी नहीं है, कोई भी एसटी निवासी नहीं है, कोई भी अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं है, तो वहाँ आरक्षण दे के क्या करेंगे, कौन खड़ा होगा, है ना। तो जनसंख्या के आधार पर ही एसटी एससी के स्थान और पद का क्या किया जाता है, आरक्षण किया जाता है। अब ये समझ में आ रहा है स्थान और पद का आरक्षण। जैसे जनपद सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 10, ये एसटी के लिए आरक्षित। जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 10 किसके लिए आरक्षित हो गया, एसटी के। तो ये कौन सा आरक्षण है, स्थान का आरक्षण। क्लियर है? जनपद पंचायत स्वीकृतान का अध्यक्ष, जनपद पंचायत स्वीकृतान का अध्यक्ष एक एससी बनेगा, तो ये क्या आरक्षण है, पद आरक्षण। समझ में आया? तो जो क्षेत्र आरक्षण होता है वो स्थान आरक्षण, और जो पद आरक्षण होता है उसको क्या बोलेंगे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सरपंच। ऐसा पद आरक्षित हुआ तो वो क्या होता है, पद आरक्षण। ये पंचायती राज में और स्थानीय स्वशासन में दोनों में एक ही प्रकार का क्या होता है, आरक्षण। क्लियर है आरक्षण? इसके बाद अगला अनुच्छेद चलते हैं, अनुच्छेद नंबर 243E। इसमें बताया गया है अवधि। इसी तरह अनुच्छेद नंबर 243 PQRSTU, इसमें भी बताया गया है अवधि या कार्यकाल। अवधि को ही क्या बोलते हैं, कार्यकाल। तो ध्यान से सुनेंगे दोनों के कार्यकाल के बारे में। पंचायती राज अधिनियम और स्थानीय स्वशासन अधिनियम में कार्यकाल के बारे में क्या कहा गया है कि पंचायती राज अधिनियम और स्थानीय स्वशासन के तहत जो भी पद होगा उसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा, 5 वर्ष का होगा। यदि 5 वर्ष के लिए कोई चुना गया, उस दौरान उस जैसे कोई सरपंच जो है 5 साल के लिए क्या होगा, चुना जाएगा। उदाहरण के लिए किसका लेते हैं, सरपंच। 5 साल के लिए क्या हो गया, चुना गया। लेकिन 5 साल कार्यकाल खत्म होने के पहले उसने त्याग पत्र दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा कोई भी कंडीशन है जिसमें उसने अपना पद क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो 6 महीने के अंदर उसके लिए क्या होगा, चुनाव। और जो नया सरपंच आएगा, है ना, नया सरपंच आएगा वो 5 साल के लिए नहीं आएगा, वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। ये पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के सारे पद के लिए लागू होता है कि जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। यदि इस दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है या वो त्याग पत्र दे देता है तो 6 महीने के अंदर जो है वो चुनाव कराना पड़ता है ना, फिर से चुनाव कराना पड़ता है। उसके बाद जो नया आएगा, नया पदाधिकारी आएगा, वो बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा, पूरे 5 साल के लिए नहीं। क्लियर है? यदि 6 महीने के अंदर चुनाव नहीं हो पाया, यदि 6 महीने के अंदर क्या हो गया, चुनाव नहीं हो पाया, तो अधिकारियों के द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या करेगा, कार्यभार संभालेगा। जैसे मान लो सरपंच की मृत्यु हो गई तो वो उप सरपंच को बोलेगा, उप सरपंच कार्य संभालेगा, या किसी पंच को बोलेगा वो कार्य संभालेगा। तो अगर चुनाव नहीं हो पाता है तो अधिकारियों के द्वारा नियुक्त व्यक्ति क्या करता है, कार्य का संचालन करता है। क्लियर है? यदि उसकी मृत्यु ऐसे समय होती है, जैसे 5 वर्ष के लिए क्या किया गया है, चुना गया,
4.5 साल हो गया, मतलब 4 साल 6 महीना हो गया, 7 महीना हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब उसका कार्यकाल सिर्फ कितने महीने बचा है? 5 महीने। ऐसे परिस्थिति में चुनाव कराया नहीं जाता है। ऐसे परिस्थिति में चुनाव की जरूरत नहीं होती है। अधिकारी किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा, वो व्यक्ति उसका क्या करेगा? कार्यभार को संभालेगा। क्लियर है? तो इस तरह कार्यकाल होता है पंचायती राज का और स्थानीय स्वशासन। क्लियर है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। इस दौरान किसी की मृत्यु हो गई या उसने पद त्याग दे दिया, अपना पद छोड़ दिया, तो 6 महीने के अंदर क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। जो नया व्यक्ति आता है वो अपने बचे हुए कार्यकाल के आता है, कार्यकाल के लिए आता है, 5 वर्ष के लिए नहीं आता है। यदि 6 माह से कार्यकाल खत्म होने में 6 माह से कम का समय बचा है तो उस स्थिति में चुनाव नहीं कराया जा सकता। जो अधिकारी होता है वो किसी को नियुक्त करता है कि उसका कार्यभार क्या करे? संभाले। क्लियर है? तो ये होता है कार्यकाल। कार्यकाल के बाद अगला अनुच्छेद हमको बताएगा किसके बारे में? अनुच्छेद नंबर 43 है ना। अनुच्छेद नंबर 243 आरक्षण हो गया, अनुच्छेद नंबर 243 अवधि और अनुच्छेद नंबर 243 F क्या बताएगा? अयोग्यता। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 243 U, अनुच्छेद नंबर 243 U ये भी क्या बताएगा? अयोग्यता। कि कौन अयोग्य होगा इसके लिए? आपका पंचायती राज चुनाव लड़ने और स्थानीय स्वशासन का चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं किया होगा, 21 वर्ष ना हुआ हो, 21 वर्ष ना हुआ हो, वो इसके लिए क्या है? अपात्र है। यानी पंचायती राज का चुनाव और स्थानीय स्वशासन का चुनाव लड़ने के लिए आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष का होना चाहिए। इसके अलावा संविधान में लिखा गया है कि पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के लिए जो योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण वो कौन करेगा? राज्य विधानमंडल करेगा। राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ सरकार, हर सरकार जो है, हर राज्य का सरकार जो है पंचायती राज के लिए अलग अलग क्या बनाया गया है? नियम बनाए हैं। जैसे हरियाणा में है जो 8वीं पास होगा वही क्या बनेगा? सरपंच बनेगा। ऐसा तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी 21 वर्ष के अलावा और भी कुछ क्या है? अयोग्यताएं हैं। जैसे 21 वर्ष से 30 वर्ष का व्यक्ति, 21 वर्ष से 30 वर्ष का व्यक्ति यदि साक्षर नहीं है, साक्षर ना हो तो वो ये चुनाव अपात्र, वो नहीं कर सकता। क्लियर है? तो 21 से 30 वर्ष के बीच का व्यक्ति यदि पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ता है तो उसको साक्षर होना क्या है? जरूरी है। यदि 30 वर्ष से अधिक है, 30 वर्ष से अधिक आयु का है तो वो अगर साक्षर नहीं है तो भी वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। साक्षर के लिए आयु वर्ग का निर्धारण कितना है? 21 से 30 वर्ष। उसको साक्षर होना चाहिए तभी वो चुनाव लड़ पाएगा। यदि 21 से 30 वर्ष का व्यक्ति साक्षर नहीं है तो वो पंचायत का और स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि 30 वर्ष से ज्यादा उसकी उम्र है तो अगर वो साक्षर नहीं भी है तो भी वो चुनाव लड़ने का क्या होगा? क्लियर है? इसके अलावा पंचायत में बकाया राशि, पंचायत में बकाया राशि मांग के 30 दिन के अंदर जमा ना किया हुआ, पंचायत में बकाया राशि मांग के 30 दिन के भीतर जमा ना किया हो तो ऐसा व्यक्ति भी अपात्र होता है। ऐसा व्यक्ति भी चुनाव लड़ने का पात्र नहीं होता है ना। पंचायत से बकाया राशि जो 30 दिन मांग के 30 दिन के भीतर जमा नहीं किया गया है तो ऐसा व्यक्ति भी क्या होता है? अपात्र होता है। ठीक है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सहकारी समिति इन सब में लाभ के पद में होता है तो वो भी अपात्र घोषित होता है, यानी लाभ के पद पे ना हो। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति कोई आपराधिक मामले में 6 माह से अधिक का सजा प्राप्त किया है, 6 माह से अधिक का सजा प्राप्त किया है तो सजा खत्म होने की तिथि के 5 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ सकते। 6 माह से अधिक का सजा हुआ है तो सजा समाप्त होने के 5 वर्ष तक वो चुनाव लड़ने का पात्र नहीं। क्लियर है? तो 6 माह से अधिक का यदि सजा हुआ है तो सजा खत्म होने के 5 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। क्लियर है? या कोई अपराधी है जिसका सजा हुआ है तो वो उसको सजा हुआ है, सजा खत्म हुआ, उसके बाद वो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता, उसके बाद वो क्या कर सकता है? चुनाव लड़ सकता है। क्लियर है? यदि कोई उम्मीदवार चुनाव जीत चुका है और 1 साल के अंदर उसके घर में, निवास स्थान पर जल निकासी शौचालय नहीं है तो भी वो अपात्र घोषित किया जाता है।
सजा वो भी कितने महीने का, 6 महीने से। अगर 1 महीने की सजा का हुआ है तो वो भी चुनाव लड़ सकता है। 6 महीने से अधिक का सजा हुआ है तो सजा समाप्त होने के 5 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता। यदि किसी उम्मीदवार के घर में जल निकासी रहित शौचालय नहीं है तो वो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव जीत गया तो उसके 1 साल के अंतर्गत बनाना है। यदि नहीं बनाया तो वो अपात्र घोषित हो जाता है। इसके अलावा राज्य विधानसभा के द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए नियमों से भी कोई अपात्र घोषित होता है तो उसको भी चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है, वो अपात्र घोषित किया जाए। क्लियर है? तो ये है राज्य विधानमंडल, छत्तीसगढ़ राज्य विधानमंडल के द्वारा पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन के लिए बनाई गई योग्यताएं और आयु। क्लियर है? अनुच्छेद नंबर 243 जी, इसमें बताया गया है किसके बारे में, शक्ति। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 243 जी में बताया गया है शक्ति। इसी तरह अनुच्छेद नंबर 243 डब्ल्यू में बताया गया है क्या, शक्ति। अनुच्छेद नंबर 243 डब्ल्यू में क्या बताया गया है, शक्ति। शक्ति का मतलब है यहाँ पर ग्राम पंचायतों को क्या क्या शक्ति है, किस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, भूमि का कर वसूलना है ना, या सड़क बनाना, जल निकासी की सुविधा, अपने ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति करना, ऐसे सब शक्ति किसके पास है, ग्राम पंचायत के पास है। जिला पंचायत में है कि वो जितने विषक्त और वृद्ध है उनको जो सहायता राशि प्राप्त होती है उनका भुगतान कराया जाए। ऐसे सबकी अलग अलग शक्ति का वर्णन जो है अनुच्छेद नंबर 243 जी में और अनुच्छेद नंबर 243 डब्ल्यू में क्या है, वर्णन। क्लियर है? शक्ति के बाद पढ़ेंगे अनुच्छेद नंबर 243 जी के बाद क्या है, एच है ना, एच, करारोपण का अधिकार। करारोपण का अधिकार, करारोपण का अधिकार। तो इसी तरह अनुच्छेद नंबर 243 एक्स में है क्या, स्थानीय निकायों में करारोपण। ठीक है, स्थानीय निकायों में करारोपण का अधिकार, स्थानीय निकायों को करारोपण की शक्ति। तो यहाँ अनुच्छेद नंबर 243 एच जो है वो पंचायत के जितने भी निकाय हैं या स्थानीय निकाय हैं, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला, उनको कर लगाने का क्या देता है, शक्ति देता है। विशेषकर ग्राम पंचायत को 6 प्रकार के नियमित कर लगाने की क्या दी गई है, शक्ति दी गई। ग्राम पंचायत को 6 प्रकार का नियमित कर, 6 प्रकार का नियमित कर लगाने की क्या दी गई है, शक्ति दी गई। तो ग्राम पंचायत के 6 नियमित कर कौन कौन से है बोलेगा, तो MBLLS 6 हो गया नहीं। M से मार्केट यानी कि जो बाजार है उस पर क्या लगा सकता है, कर लगा सकता है। B से बिजनेस यानी कि जो व्यापार चलता है ग्राम पंचायतों में उस पर क्या लगा सकता है, कर लगा सकता है, व्यापार पर। ठीक, उसके बाद L से होता है लिविंग सोल यानी कि निवास स्थान, निवास स्थान पर क्या लगा सकता है, कर लगा सकता है ना। इसके अलावा भूमि, लैंड, एल मतलब लैंड, भूमि पर भी क्या लगा सकता है, कर लगा सकता है। इसके अलावा है एल से लाइट है ना, बिजली, जो स्ट्रीट लाइट रहता है ना उसके लिए भी क्या लगा सकता है, कर लगा सकता है। और एस से है शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, इसके लिए भी क्या लगा सकता है, कर लगा सकता है। तो पंचायत जो है ये 6 प्रकार का नियमित कर क्या कर सकता है, लगा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 243 आई है ना। आई में है आपका वो क्या बोलते हैं, वित्त आयोग। क्या है, वित्त आयोग, वित्त आयोग। इसी तरह अनुच्छेद नंबर 243 वाई में है क्या, स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग। ठीक है, जो पैसा कर आएगा राज्य सरकार और इनके बीच कैसे बंटवारा करना है उसके लिए राज्यपाल के द्वारा किसका निर्माण किया जाता है, वित्त आयोग का निर्माण किया जाता है। राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। इस वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और एक क्या होता है, सदस्य होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और इस कितने साल के लिए रहता है, ये 5 वर्ष के लिए। क्लियर है, दोनों के लिए रहेगा, आपका ग्राम पंचायत के लिए भी रहेगा और नगर निगम के लिए भी एक वित्त आयोग होगा जिसमें एक अध्यक्ष और एक सदस्य होगा। और इनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। कितने वर्ष के लिए किया जाएगा, 5 साल के लिए किया जाएगा। क्लियर है। अनुच्छेद नंबर 243 जे लेखा परीक्षण,
लेखा परीक्षण। यहाँ पर है अनुच्छेद नंबर 243 जे, अनुच्छेद नंबर 243 जे, लेखा परीक्षण। ठीक है, लेखा परीक्षण। तो पंचायतों का और स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षण कराया जाएगा और लेखा परीक्षण जो है वो तीन प्रकार का होगा। लेखा परीक्षण जो है 3 प्रकार का होगा। तो सबसे पहले बात ये होता है कि लेखा परीक्षण करेगा तो राज्य सरकार इसके लिए एक संगठन या समिति की स्थापना करता है, संस्था की स्थापना करता है, जिसको कहा जाता है समपरीक्षा संस्था। समपरीक्षा संस्था, इसके द्वारा जो है पंचायतों का क्या किया जाता है, लेखा परीक्षण किया जाता है। और लेखा परीक्षण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है सामान्य या वार्षिक लेखा परीक्षण। सामान्य या वार्षिक लेखा परीक्षण, सामान्य या वार्षिक लेखा परीक्षण। जब ये समपरीक्षक संस्था जो है निश्चित तिथि को, दिसंबर महीने में होता है अधिकतर, निश्चित तिथि को वर्ष में एक बार जो आय और व्यय का जांच करता है वो कहलाता है सामान्य या वार्षिक लेखा परीक्षण। इसके बाद होता है विशेष लेखा परीक्षण। विशेष लेखा परीक्षण, जब अचानक समपरीक्षक का कोई अधिकारी या सदस्य अचानक किसी पंचायत में या किसी भी संस्था में, ये नगर निकाय और ग्राम पंचायत का आय और व्यय का जांच करने पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं क्या, विशेष लेखा परीक्षण। इसमें बता क्या आएगा, इसमें बिना बताए। क्लियर है, ये इसमें किसका जांच किया जाएगा, आय और व्यय का जांच किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी भी क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र है, जनपद क्षेत्र या जिला पंचायत क्षेत्र है, इनका सामाजिक मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि कितना विकास हुआ है, सड़कें कितनी थी, अभी कितनी बनी है, ऐसा सामाजिक मूल्यांकन किया जाता है तो उसे कहते हैं सामाजिक लेखा परीक्षण। सामाजिक लेखा परीक्षण, ठीक है। ये 2010 से छत्तीसगढ़ में संचालित, 2010 से संचालित है सामाजिक लेखा परीक्षण। क्लियर है, वर्ष में एक बार आय और व्यय का जांच करते हैं, बताकर जिस तिथि को जाते हैं, दिसंबर महीने में होता है अधिकतर, उसको कहते हैं सामान्य वार्षिक लेखा परीक्षण। बिना बताए अचानक किसी तिथि को पहुंच गए अकस्मात तो उसको कहते हैं विशेष लेखा परीक्षण। और जो सामाजिक मूल्यांकन किया जाता है कि कितना विकास हुआ इसका, तो उसको बोलते हैं सामाजिक लेखा परीक्षण। ये छत्तीसगढ़ में 2010 से क्या है, संचालित। क्लियर है, तो ये हो गया अनुच्छेद नंबर 243 जे के तहत पंचायतों का लेखा परीक्षण और अनुच्छेद नंबर 243 जे के तहत क्या हो गया आपका, स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षण। ठीक है, इसके बाद है अनुच्छेद नंबर 243 के, अनुच्छेद नंबर 243 के, इसमें है निर्वाचन आयोग। इसमें क्या है, निर्वाचन आयोग है ना, राज्य निर्वाचन आयोग। क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग। तो यहाँ अनुच्छेद नंबर 243 जेड ए में है क्या, निर्वाचन आयोग। 243 जेड ए में है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज का सरपंच, पंच, जनपद सदस्य, जिला सदस्य का जो चुनाव होता है वो किसके द्वारा होगा, राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा। और ये जो राज्य निर्वाचन आयोग होगा, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये राज्यपाल के द्वारा चुना जाएगा और ये केवल एक सदस्य होगा। इसमें कितना सदस्य होगा, एक सदस्य होगा। तो क्वेश्चन आता है राज्य निर्वाचन आयोग कितना सदस्य वाला आयोग है, तो एक सदस्य आयोग है जिसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। बाकी चुनाव के दौरान देख लेना कि जो जितने भी निर्वाचन कराने वाले अधिकारी होते हैं तो तहसीलदार, कलेक्टर, इन्हीं को ही क्या दे दिया जाता है, पावर दिया जाता है, इसके द्वारा, राज्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा। लेकिन इस राज्य निर्वाचन आयोग में केवल कितने सदस्य होता है, एक सदस्य होता है और बाकी जो है वो कर्मचारी होते हैं। जैसे शिक्षा विभाग के पूरे कर्मचारी को लगा दिया जाता है वोट कराने के लिए, है ना। तो राज्य निर्वाचन आयोग में एक सदस्य होता है, उस सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, तो ये है राज्य निर्वाचन। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद नंबर के बाद अनुच्छेद नंबर 243 एल, 243 एल है ना। इसमें लिखा है सब राज्य क्षेत्रों की निर्भरताएं, मतलब सब राज्य क्षेत्र में पंचायती राज लागू नहीं होगी। इसमें बताया गया है अनुच्छेद नंबर 243 एल में बताया गया है कि पंचायती राज जो है वो पंचायती राज जो है सब राज्य क्षेत्रों में क्या होगा, लागू नहीं होगा। इसी तरह अनुच्छेद नंबर 243 जेड बी,
243 जेड बी में बताया गया है कि जो नगर निकाय है, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, आपका नगर पालिका और नगर निगम, वो सब राज्य क्षेत्रों में लागू नहीं। इस अनुच्छेद में था अनुच्छेद नंबर 243 जेड बी के तहत, और ग्राम पंचायत में अनुच्छेद नंबर 243 है। क्लियर है? केंद्र शासित प्रदेश रे दिल्ली, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान, ये जहां का सत्ता जो है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाए, वो केंद्र शासित प्रदेशों में पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन जो है लागू नहीं होगा अनुच्छेद नंबर 243 एल और अनुच्छेद नंबर 243 जेड बी के तहत। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर दो अनुच्छेद अलग से पढ़ें। अनुच्छेद नंबर 243 जेड सी और अनुच्छेद नंबर 243 जेड डी। अनुच्छेद नंबर 243 जेड सी और अनुच्छेद नंबर 243 जेड डी। जेड सी में लिखा है जिला योजनाओं के लिए समिति। इसमें क्या लिखा है? जिला योजनाओं के लिए समिति। और इसमें अनुच्छेद नंबर 243 डी में लिखा है महानगर योजनाओं के लिए समिति। जैसे नगर निगम, नगर पालिका जो है वो कई जिलों पर है और कुछ जो है वो महानगरों पर है। जैसे कुछ नगर निगम जिलों में बनाए गए हैं तो जिला योजना समिति बनाया जाएगा कहाँ? अनुच्छेद नंबर 243 जेड सी के तहत। और जैसे मुंबई क्या है? महानगर है, और वो पूरा क्या है? नगर निगम है। तो वैसे महानगरों में जो नगर निगम बनाए जाएंगे उनके लिए समिति अनुच्छेद नंबर 243 जेड डी के तहत क्या होगा? बनाएगा। ये दो अनुच्छेद अलग से पढ़ने किसके लिए? आपका स्थानीय स्वशासन, वैसा इसमें नहीं। क्लियर है? इसके बाद अनुच्छेद नंबर 243 क्या आ जाएगा? एम 243 एम कुछ विशेष क्षेत्रों की निर्भरताएं। उसी तरह यहाँ पर अनुच्छेद नंबर 243 जेड क्या हो जाएगा? ई 243 जेड ई है ना? क्या लिखा है इसमें? कुछ क्षेत्रों पर नगर पंचायत या इस भाग की क्या होगा? निर्भरता है, मतलब लागू कहाँ नहीं होगा ये बताया गया। अनुच्छेद नंबर 243 एम में ये बताया गया है कि पंचायती राज अधिनियम कहाँ और लागू नहीं है। जैसे एल में बता दिया गया कि सब राज्य क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। उसके अलावा कुछ और क्षेत्र जैसे आपका अनुसूची नंबर 6 में जितने क्या बताया गया राज्य, उन राज्यों में जो है पंचायती राज भाग 9 और भाग 9 का जो है वो लागू नहीं होगा, है ना। इसके अलावा मेघालय है, नागालैंड है, इन क्षेत्रों में भी ये अनुच्छेद जो है या विभाग जो है लागू नहीं होगा। इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद नंबर 243 एम के तहत और अनुच्छेद नंबर 243 जेड ई के तहत। क्लियर है? इसके बाद इसका अंतिम अनुच्छेद क्या बोलता है? अनुच्छेद नंबर 243 एन क्या हो जाएगा? एन 243 एन और इसमें है 243 अनुच्छेद नंबर 243 जेड एफ। ठीक है, ये दोनों बताया है कि पंचायत राज जो है वो राज्य के नियम कानून के तहत क्या होगा? बना रहे। तो उसमें लिखा है कि जो स्थानीय निकाय है वो पंचायतों के नियम कानून के अनुसार क्या होगा? बना रहे। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 243 आपका ओ अनुच्छेद नंबर 243 को अनुच्छेद नंबर 243 को और इधर है अनुच्छेद नंबर 243 जेड जी। अनुच्छेद नंबर 243 जेड जी इसमें लिखा है कि पंचायती राज के चुनाव और स्थानीय निकायों के चुनाव को न्यायालय में आप दावा आपत्ति नहीं कर सकते, यानी इनके चुनाव में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे कोई सरपंच का चुनाव हो रहा है, मान लो किसी उम्मीदवार को आपत्ति हो रही है कि चुनाव गलत तरीके से कराया गया है ना, तो उसको हम केस नहीं लगा सकते। जैसे राष्ट्रपति चुनाव होता था तो राष्ट्रपति चुनाव में अगर कोई बहस होता है या कुछ दावा आपत्ति करना है तो सीधा कहाँ लगाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन पंचायत के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव को आप जो है न्यायालय में क्या कर सकते हैं? वो केस नहीं कर सकते, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद नंबर 243 को और अनुच्छेद नंबर 243 इसके तहत आपका जेड जी के तहत अनुच्छेद नंबर 243 को और अनुच्छेद नंबर 243 जेड जी के तहत इनके चुनाव में जो न्यायालय है वो हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन यदि अब किसी उम्मीदवार को लग ही रहा है कि उसका जो चुनाव है उसमें क्या हुआ? धांधली हुआ है, तो वो अपना शिकायत कर सकता है। किसे कर सकता है? जो पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच का चुनाव होता है, तो ये अपना शिकायत करेंगे किसको? अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत करेंगे, अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत करेंगे। क्लियर है?
जनपद सदस्य का जब चुनाव होगा और उसको लगेगा कि किसी प्रकार की धांधली हुई है, तो ये अपना शिकायत करेगा किसको, कलेक्टर को या अतिरिक्त कलेक्टर को क्या करता है, शिकायत करता है। और यदि जिला पंचायत सदस्य को लगता है कि उसके चुनाव में किसी प्रकार की धांधली हुई है, तो वो अपना शिकायत करेगा किसको, संचालक पंचायत अधिकारी को क्या करेगा, शिकायत। क्लियर है। यदि जो है न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को लगता है कि चुनाव में किसी प्रकार की धांधली हुई है, तो ग्राम पंचायत वाला अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत करेगा, जनपद पंचायत सदस्य जो है कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को शिकायत करेगा, और जिला पंचायत जो है वो संचालक पंचायत अधिकारी को क्या करेगा, शिकायत। क्लियर है। हमने सब पढ़ लिया, लेकिन अभी तक एक चीज नहीं पढ़ा है कि इनको शपथ कौन दिलाएगा, है ना। तो शपथ दिलाता है जो निर्वाचन आयोग होता है ना, तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो अधिकारी जिसको चुना जाता है शपथ दिलाने के लिए, वो व्यक्ति क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। निर्वाचन आयुक्त के द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो है इन सबको क्या दिलाता है, शपथ दिलाता है। इसके बाद कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये अपना पद क्या करेंगे, छोड़ेंगे। अब यदि इनको खुद क्या देना है, त्याग पत्र देना है ना, खुद इनको क्या देना है, त्याग पत्र देना है। तो कौन किसको त्याग पत्र देगा, वो देखते हैं क्या त्याग पत्र। पहले ग्राम पंचायत का देखें पूरा। पंच जो है अपना त्याग पत्र देगा किसको, सरपंच। उप सरपंच ये अपना त्याग पत्र देगा किसको, सरपंच। और सरपंच अपना त्याग पत्र देता है उप संचालक पंचायत अधिकारी क्लियर है। जनपद पंचायत सदस्य और उपाध्यक्ष ये अपना त्याग पत्र देते हैं किसको, अध्यक्ष। और अध्यक्ष को जब अपना त्याग पत्र देना होता है, तो ये कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को अपना क्या देता है, त्याग पत्र देता है। जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है, ये कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर को अपना क्या देता है, त्याग पत्र देता है। जिला पंचायत सदस्य या उपाध्यक्ष ये अपना त्याग पत्र किसको देता है, अध्यक्ष को। किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। और जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र देता है किसको, संभाग आयुक्त। किसको देता है, संभाग आयुक्त को अपना क्या देता है, त्याग पत्र देता है, संभागीय आयुक्त। क्लियर है। तो ये हो गया त्याग पत्र। इसी तरह देखते हैं पार्षद, नगर पंचायत का पार्षद हो, नगर पालिका का पार्षद हो या नगर निगम का पार्षद, ये सब अपने अध्यक्ष को क्या देते हैं, त्याग पत्र देते हैं। अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष को क्या देते हैं, त्याग पत्र। और नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है, महापौर। इसको देते हैं महापौर, है ना। अब जो अध्यक्ष है, नगर पंचायत का जो अध्यक्ष है, वो नगर पंचायत के सीएमओ को त्याग पत्र देगा। नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, वो नगर पालिका के सीएमओ को देगा त्याग पत्र। और जो महापौर है, वो नगर निगम आयुक्त को क्या देगा, त्याग पत्र देगा। नगर निगम आयुक्त को क्या देगा, त्याग पत्र देगा। क्लियर है। तो पार्षद जो है वो अध्यक्ष को, नगर पंचायत का अध्यक्ष जो है वो नगर पंचायत के सीएमओ को, नगर पालिका में पार्षद जो है नगर पालिका के अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा, और नगर पालिका का अध्यक्ष जो है नगर पालिका के सीएमओ को त्याग पत्र देगा। नगर निगम का पार्षद जो है अध्यक्ष, जिसको हम लोग महापौर कहते हैं, उसको त्याग पत्र देगा। और जो महापौर है वो नगर निगम आयुक्त को क्या देगा, त्याग पत्र देगा। ये अपने स्वेच्छा से क्या छोड़ना चाहते हैं, पद छोड़ना चाहते हैं, तब की बात। अब ये अपने पद में आ गए हैं और अति कर रहे हैं, तब इनको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या लाया जाएगा, निकालने के लिए अविश्वास प्रस्ताव। क्या लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव। देखो, पंच को, जनपद पंचायत सदस्य को और जिला पंचायत सदस्य, यदि ये अपने पद का दुरुपयोग करते हैं, तो टोटल सदस्यों का 1/3 सदस्य यदि इसको पंच के लिए किसको अनुविभागीय अधिकारी को शिकायत करें,
जनपद पंचायत सदस्य के लिए किसको, कलेक्टर को शिकायत करते हैं, और जिला पंचायत सदस्य के लिए आपका संचालक पंचायत अधिकारी को शिकायत करते हैं, तो 1/3 सदस्यों के कहने पर इनको उनके पद से क्या कर दिया जाएगा, हटा। इनके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं। क्लियर है? पंच के लिए, जनपद पंचायत सदस्य के लिए और जिला पंचायत सदस्य के लिए यदि कुल सदस्य के 1/3 सदस्य शिकायत करते हैं, पंच के लिए किसको, अनुविभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत सदस्य के लिए किसको, कलेक्टर, और जिला पंचायत सदस्य के लिए किसको, संचालक पंचायत अधिकारी को, तो जिसको शिकायत की है वही इनको क्या कर देता है, उनके पद से हटा। क्लियर है? और इसी प्रकार पार्षद के लिए क्या होता है, पार्षद के लिए कि 1/3 सदस्य, पार्षद के लिए 1/3 सदस्य जो है क्या करें, शिकायत करें। 1/3 नहीं, 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य यदि शिकायत करते हैं तो इनको क्या कर देता है, हटाया जाता है। किसके द्वारा, पार्षद। जैसे नगर निगम का पार्षद है, नगर निगम का पार्षद है तो उसको नगर निगम आयुक्त के द्वारा हटाया जाता है ना, किसके द्वारा, नगर निगम आयुक्त के द्वारा। नगर पालिका का पार्षद है तो उसको कलेक्टर के द्वारा, और नगर पंचायत का पार्षद है तो उसे भी कलेक्टर के द्वारा क्या किया जाता है, हटाया जाता है। बस कितने सदस्यों का शिकायत होना चाहिए, 2/3 सदस्यों का जो है वो हटाने का जो है पत्र मिलना चाहिए। ठीक है? तो नगर निगम के पार्षद को कौन हटाएगा, नगर निगम आयुक्त, और जो नगर पालिका का पार्षद है उसको कलेक्टर, और नगर पंचायत का पार्षद है उसको भी कौन हटाएगा, कलेक्टर। ठीक है? अब बात करते हैं किसके, सरपंच और उप सरपंच। तो इनके लिए लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष है ना, और जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, इनके लिए क्या लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है? अविश्वास प्रस्ताव तो किसके द्वारा लाया जाएगा, पंच, सरपंच और उप सरपंच के लिए किसके द्वारा, पंच के द्वारा। जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए जनपद पंचायत के सदस्यों द्वारा, और जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा। ठीक है? जब ये लाया जाएगा तो कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, 1/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। कितने सदस्यों का, 1/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। ठीक है? जब ये लाया जाएगा तो कितने सदस्यों का, 1/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, है ना। जब अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, अब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसके लिए क्या होगा, बैठक होगा। तो जब सरपंच और उप सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव पंच के द्वारा लाया जाता है तो इसके अविश्वास प्रस्ताव की अध्यक्षता किया जाता है किसके द्वारा, नायब तहसीलदार के द्वारा। किसके द्वारा अध्यक्षता किया जाता है, नायब तहसीलदार के द्वारा। तहसीलदार के द्वारा क्या किया जाता है, अध्यक्षता किया जाता है। ठीक है? इसके बाद जनपद पंचायत अध्यक्ष के लिए यदि सदस्य लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए तो इसकी अध्यक्षता करता है कौन, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर। और जब जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है उसकी अध्यक्षता करता है कौन, कलेक्टर। उसकी अध्यक्षता कौन करता है, कलेक्टर। अब इस बैठक में जिसकी अध्यक्षता नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर कौन कर रहे हैं, कलेक्टर। इसमें सबको अपना अपना बात रखने का मौका दिया जाता है। जिसके लिए लाया गया सरपंच उसको भी बोला जाएगा कि बताओ भाई आप क्या क्या सफाई, वो अपना सफाई देगा। जितने सदस्य लाए हैं वो भी अपना अपना भाषण देंगे। उसके बाद क्या किया जाएगा, वोटिंग कराया जाएगा। तो वोटिंग कैसे होता है, जितने लोग बैठक में उपस्थित हैं उसका 2/3 बहुमत, कितना, 3/4, उसका कितना, 3/4 बहुमत, उसका कितना, 3/4 बहुमत, है ना। 3/4 बहुमत होना चाहिए जो कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से ज्यादा होना चाहिए। देखो जो बहुमत है वो 3/4 बहुमत से क्या होना चाहिए, 3/4 बहुमत। जितने लोग हैं उसका कितना होना चाहिए, 3/4 बहुमत होना चाहिए जो कुल सदस्यों के 2/3 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। मान लो 20 लोग हैं, है ना, या 12 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। अब 12 लोग का 3/4 कितना होता है, 9 होगा। तो टोटल वोट कितना पड़ना चाहिए, 9। और इस 12 का 2/3 कितना होगा, 3 एकम 3, 3 जो 12 और 4 दूनी 8। तो ये 2/3 कितना हुआ, 8। तो ये ज्यादा है कि नहीं है, ज्यादा है। बहुमत जो है 2/3 से क्या है, ज्यादा है। तो इस तरह अविश्वास प्रस्ताव क्या होगा, पास।
जो बहुमत है वो 3/4 होना चाहिए। बहुमत कितना होना चाहिए? 3/4। और जो कुल सदस्यों के 2/3 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ऐसा अगर हुआ तो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाता है? पास। क्लियर है? अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो सरपंच और उप सरपंच को कौन हटाएगा? वो अनुविभागीय अधिकारी हटाएगा। अनुविभागीय अधिकारी। अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो अनुविभागीय अधिकारी जो है उसको पद से क्या कर देगा? हटा देगा। जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ यदि पास हो गया तो कलेक्टर हटा देगा उसको उसके पद से। और यदि जिला पंचायत अध्यक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो उसको जो है संचालक पंचायत अधिकारी उसके पद से क्या कर देगा? हटा देगा। संचालक पंचायत अधिकारी ये पद से क्या कर देगा? उसको हटा देगा। ठीक है, ये केवल अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्षता करने के बाद पास हो गया अविश्वास प्रस्ताव तो ये नायब तहसीलदार किसको बताएगा? अनुविभागीय अधिकारी को, है ना। कई बार यही अनुविभागीय अधिकारी होता है तो वही उसको पद से क्या कर देगा? हटा देगा। डिप्टी कलेक्टर बताएगा किसको? कलेक्टर को, कि जो अविश्वास प्रस्ताव था वो पास हो गया तो कलेक्टर आदेश जारी करेगा इसको हटाने का। ठीक है, उसी तरह यहाँ डिप्टी कलेक्टर के बाद कलेक्टर जो इसको हटाने का क्या करेगा? आदेश जारी करेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष का जो अविश्वास प्रस्ताव है किसके अध्यक्षता में पास हुआ? कलेक्टर। तो कलेक्टर किसको बताएगा? संचालक पंचायत अधिकारी को। तो संचालक पंचायत अधिकारी के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष को क्या किया जाएगा? हटा दिया। क्लियर है? अब ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो क्या हो गया? पास। लेकिन सरपंच को लग रहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव मेरे को लाया गया था जो पास हो गया वो गलत है, असंवैधानिक तरीका से लाया था। तो जैसे ही ये पास हुआ है उसके 7 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर कलेक्टर जो है अपील करता है। किसके पास? 7 दिन के अंदर जो है ये अपील करेगा आपका किसके पास? कलेक्टर के पास। किसके पास अपील करेगा? कलेक्टर के पास अपील करेगा कि मेरे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो असंवैधानिक है, गलत है करके कलेक्टर के पास क्या करेगा? अपील करेगा। और कलेक्टर इस अपील पर 30 दिन के अंदर क्या देगा? सुनवाई करेगा कि जो अविश्वास प्रस्ताव है वो सही है कि गलत। क्लियर है? इसी प्रकार जनपद पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया और उसको लगता है कि ये जो गलत अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो असंवैधानिक है, गलत है, तो वो 10 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर जो है ये संचालक पंचायत अधिकारी से शिकायत करेगा। संचालक पंचायत अधिकारी से क्या करेगा? शिकायत करेगा। और ये संचालक पंचायत अधिकारी 30 दिन के अंदर ये बताएगा कि अविश्वास प्रस्ताव सही है कि गलत। यदि यही चीज जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ होता है तो जिला पंचायत अध्यक्ष को यदि लगता है कि उसके साथ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो गलत है तो वो 15 दिन के अंदर शिकायत, ये अविश्वास प्रस्ताव पास होने के 15 दिन के अंदर किसको शिकायत करेगा? राज्य सरकार को शिकायत करेगा कि मेरे खिलाफ जो है गलत ढंग से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और उसको पास कर दिया गया है। तो राज्य सरकार जो है वो 45 दिन के अंदर बताएगा कि अविश्वास प्रस्ताव सही है कि गलत। क्लियर है? समझ में आया? यदि सरपंच को लगता है कि गलत तरीके से लाया गया है अविश्वास तो कलेक्टर को शिकायत करेगा कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। और कलेक्टर कितने दिन में सुनवाई करेगा? 30 दिन। जनपद पंचायत अध्यक्ष को लगता है कि वो किसको शिकायत करेगा? 10 दिन के अंदर संचालक पंचायत अधिकारी को, और वो कितने दिन में इसका निर्णय देगा? 30 दिन। और जिला पंचायत अध्यक्ष को लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव गलत ढंग से लाया गया है तो 15 दिन के अंदर राज्य सरकार को शिकायत करेगा, अपील करेगा और वो 45 दिन के अंदर वो बताएगा कि सही है कि गलत। क्लियर है? तो ये है पंचायती राज में किसी भी पद को हटाने का आपका अविश्वास प्रस्ताव। अब इसके बाद किसका देखेंगे? पार्षद और अध्यक्ष का। तो पार्षद लोगों को हटाने का क्या है? यदि पार्षद, जितने पार्षद हैं तीनों का बता रहा हूं ना, तीनों पार्षद को हटाने का एक ही वो तरीका है कि यदि टोटल पार्षद में से 2/3 पार्षद शिकायत कर देते हैं किसी पार्षद के खिलाफ तो इस पार्षद को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है? यदि कोई पार्षद गलत काम कर रहा है और बाकी पार्षद जैसे कितने पार्षद है? मान लो 30 पार्षद है तो 30 पार्षद में से 2/3 कितना हो गया? 20। तो 20 पार्षद यदि किसी पार्षद के खिलाफ शिकायत कर देंगे तो उस पार्षद को पद से क्या कर दिया जाएगा? हटा। क्लियर है? इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है अध्यक्ष लोगों के, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर निगम अध्यक्ष, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? महापौर। ठीक है? तो ये अविश्वास प्रस्ताव किसके लिए है? नगर पंचायत के लिए,
ये नगर पालिका और ये नगर। तो किसके द्वारा लाया जाता है? तो पार्षदों के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया जाता है? पार्षदों के द्वारा लाया जाता है। तीनों का अविश्वास प्रस्ताव पार्षदों के द्वारा लाया जाता है। कितने पार्षदों का समर्थन होना चाहिए? तो 1/6 पार्षदों का समर्थन होना चाहिए। कितने पार्षदों का समर्थन होना चाहिए? 1/6 पार्षदों का क्या होना चाहिए? समर्थन होना चाहिए। और ये 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए। यदि पास हो गया तो अध्यक्ष और महापौर पद से क्या कर दिया जाता है? हटा दिया। क्लियर है? तो ये है भाग 9 और भाग 9 का, है ना, स्थानीय स्वशासन। तो आज इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।